चलो स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं, मिरर फॉर्मूला को प्रूव कर लेते हैं कि मिरर फॉर्मूला आता कैसे है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने बातें की थी रेज के बारे में, बातें की थी, बहुत सारी ढेर सारी बातें की थी, और हमने ये भी बताया था कि पैरेक्सियल रेज के लिए ही हम पढ़ते हैं। हमारा पूरा का पूरा ऑप्टिक्स हमेशा पैरेक्सियल रेज के लिए होता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि पैरेक्सियल रेज क्या होता है। पैरेक्सियल रेज वो रेज होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती है, बहुत करीब होती है ना। पैरेक्सियल रेज ऐसी रेज होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब होती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत छोटा एंगल बनाती है, ऐसा समझ सकते हैं, छोटा एंगल, स्मॉल एंगल बनाती है ना। तो आज हम बात कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कैसे प्रूव किया जाता है ये देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक मिरर है। हम कॉन्वेक्स भी ले सकते थे, लेकिन जनरली सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या लिया, एक कॉनकेव मिरर लिया। तो एक कॉनकेव मिरर जिसका कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा, बहुत बढ़िया बात है, इसका कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा। मान लेते हैं इसका फोकल लेंथ f है, और इसका फोकल लेंथ अगर f है तो ये हमारा क्या होगा, फोकल पॉइंट फोकस हो गया, है ना। ये फोकस हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा। आप जानते हैं बराबर r/2 होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। और हमने एक ऑब्जेक्ट को यहां रख लिया। कहां रख लिया भाई साहब, यहां रख लिया। एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख लिया। अगर एक ऑब्जेक्ट को यहां रख लिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली बोलते हैं पोल। क्या बोला, पोल। तो आपको दिख गया ये हमारा कॉनकेव मिरर है, वो हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब हम मिरर फॉर्मूला बेसिकली क्या करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये देख ली, प्रूफ कर लेते हैं। तो मिरर फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए ध्यान से अगर आप देखें तो ये फोकस हटा देता हूं मैं। मान लेते हैं एक रे ऑफ लाइट गई, मान लो ऐसे गई। अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई तो जहां से टकराई, तो मिरर से अगर टकराई तो वहां से रिफ्लेक्शन भी शो होगा। क्या बोला, रिफ्लेक्शन शो होगा। भाई साहब रिफ्लेक्शन तो हर सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हमेशा प्लेन सरफेस के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस हो सकता है, चाहे कर्व्ड सरफेस हो चाहे प्लेन सरफेस हो। लेकिन रिफ्लेक्शन का हमारा लॉज क्या कहता है, रिफ्लेक्शन का हमारा लॉ ये कहता है कि जितना एंगल हमारे नॉर्मल से बना रहा होगा, मतलब इंसिडेंस होगा जितने एंगल पे, उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन सर अगर यहां से रे ऑफ लाइट यहां पे अगर हमारे मिरर पे पड़ रही है तो यहां पर सर नॉर्मल कैसे बनाए? अरे यार सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास कर दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास कर दो, यही लाइन तुम्हारी क्या कहलाएगी, यही लाइन तुम्हारी नॉर्मल कहलाएगी। क्योंकि क्लास 10th में तुम पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, क्लास 10th में तुम पढ़ चुके हो कि अगर ये आपका एक टेंजेंट है और ये अगर सेंटर है तो टेंजेंट जो होता है वो टेंजेंट पर ये रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ये रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो किसी भी पॉइंट को अगर सेंटर से पास कर दोगे तो हमेशा ये 90 डिग्री ही बनाएगा। हमेशा कितना बनाएगा, 90 डिग्री ही बनाएगा। किसी भी पॉइंट को सेंटर से अगर पास कर दोगे तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। तो अगर ये हमारे स्फेरिकल सरफेस का अगर ये पार्ट है हमारा, तो अगर आप किसी भी पॉइंट से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन को पास कर देंगे तो हमारा नॉर्मल कहलाएगा। और जितना एंगल ये बना रहा होगा, मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है हमारा कितना, थीटा। क्या बोला, थीटा। तो उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दोबारा रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां आने वाला है भाई साहब, मान लेते हैं ये रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे आने वाला। तो जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा वहीं क्या बनेगा, इमेज। सिंपल सी बात है, दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे कट करती है वहां क्या बनता है, इमेज। क्योंकि एक रे ऑफ लाइट तो ऐसे भी निकलेगी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल से टकराएंगे, पोल से टकराने के बाद वापस आएंगी। क्यों पोल से टकराने के बाद सर वापस क्यों आएंगी, क्योंकि ये हमारा प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। अगर परपेंडिकुलरली कोई रे ऑफ लाइट आती है तो वापस चली जाती है। ध्यान से अगर तुम देखो नॉर्मल के अलोंग अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो वापस चली जाएगी। ध्यान से अगर तुम देखो तो इस पॉइंट पे अगर तुम नॉर्मल बनाना चाहते हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यही है, यही हमारा क्या कहलाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल कहलाएगा। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल कराएगा तो रे ऑफ लाइट जाएंगे, टकराएंगे, टकरा के वापस आएंगे, मतलब टकरा के जब वापस आने लगेंगे तो अब बन जाएगा वो रिफ्लेक्टेड रे। ये भी एक है रिफ्लेक्टेड रे, दोनों एक ही जगह पे कट करेंगी। जैसे एक जगह पे कट करेंगी वैसे वहां क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। इमेज बनेगा तो यहाँ आई हो गया, ये तुम्हारा आई हो गया। भाई साहब समझ में आ रही कुछ बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये बहुत सिंपल सा, मैं इसलिए थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। 1/v + 1/u = 1/f होता है। ध्यान से अगर तुम देखो जहां इमेज बनता है वहां से पोल का डिस्टेंस कितना होता है, v, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वहां से पोल का डिस्टेंस कितना होता है, r, ये भी आप जानते हैं। जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होता है वहां से पोल का डिस्टेंस कितना होता है, u, ये भी बहुत अच्छे से आप जानते हैं। अच्छा जी, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एंगल अगर थीटा बना रहा होगा तो रिफ्लेक्टेड रेज भी तो थीटा ही बना रहा होगा, इस नॉर्मल से बना रहा होगा।
ठीक है, आइए प्रूव कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला। ये तो बातें हो गई रे डायग्राम की, कैसे रे डायग्राम हमारा बनेगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो मान लेता हूं कि ये एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा बना रहा है, ये हमारा कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है, ये हमारा कितना बना रहा है, गामा। अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा एंड गामा इज वेरी वेरी स्मॉल। बहुत छोटा एंगल बनाएगा, बहुत ही छोटा एंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला कि ऑप्टिक्स में हम जो भी फॉर्मूला पढ़ते हैं वो पैरेक्सियल रेज के लिए पढ़ते हैं। तो पैरेक्सियल रेज के लिए पढ़ोगे तो पैरेक्सियल रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पास में होंगी, मतलब रेज तो इसमें से बहुत ढेर सारी निकलेंगी, लेकिन हम उस रेज को कंसीडर करेंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मिरर हमारा बहुत बड़ा नहीं होता है, 1 किलोमीटर का नहीं होता है, मिरर हमारा छोटा सा होता है। अगर छोटे अपर्चर का मिरर होगा तो उस पर स्मॉल एंगल वाली रेज पड़ेंगी, और अगर स्मॉल एंगल वाली रेज पड़ेंगी, स्मॉल एंगल वाली रेज ही हमारी क्या बनाती है, इमेज बनाती है। क्योंकि अगर बड़ा सा मिरर तुम ले लोगे तो वहां पर एबेरेशन होने लगता है, क्रोमेटिक एबेरेशन, है ना, जिसके कारण दिक्कत आने लगती है, तो उस पर बात नहीं करते। सिंपल सी बात है, पूरे ऑप्टिक्स में हमें जो भी रेज पढ़ना है कैसा पढ़ना है, पैरेक्सियल रेज पढ़ना। अब आओ देखो, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा, ये हमारा बीटा, ये हमारा गामा। तो अल्फा बीटा गामा तीनों हमारा छोटा होगा, और अगर अल्फा बीटा गामा तीनों छोटा होगा तो थीटा भी हमारा छोटा ही होगा। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है जी, तो थीटा हमारा वेरी वेरी स्मॉल। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो जहां पे ये कट किया है इसको मैं बोल देता हूं एम। क्या बोला, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया एम। यहां बनाऊं, इधर बना देता हूं, यहां पर ये एम डाल दो इससे परपेंडिकुलर। जैसे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये हो जाएगा एन। क्या बन गया ये एन। तो ये एम एन तुम्हें दिख रहा है, एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से है। और मैंने बोला पैरेक्सियल रेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर पैरेक्सियल रेज के लिए पढ़ रहे हैं तो ये वाला जो रे है बहुत ऊपर जाके नहीं टकरा रहा होगा, वो पोल के बहुत पास होगा, क्योंकि हम पैरेक्सियल रेज की बात करें। समझो मेरी बात को, क्योंकि अगर मैं पैरेक्सियल रेज की बात कर रहा हूं, ये एंगल बहुत छोटा है, तो ये एम पॉइंट भी पी के बहुत पास होगा। अगर एम पॉइंट पी के बहुत पास होगा तो इससे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो एनपी डिस्टेंस आ रहा है, एनपी कैन बी निग्लेक्टेड, एनपी कैन बी निग्लेक्टेड। ये सब छोटी छोटी बातें डाउट आती है दिमाग में, है ना, इसलिए मैं शुरुआत में ही बता रहा हूं कि एनपी हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। क्यों निग्लेक्ट कर देंगे? बिकॉज we consider only कौन सा रेज, पैरेक्सियल रेज। कौन सा रेज, पैरेक्सियल रेज को देख रहे हैं। और अगर पैरेक्सियल रेज को देख रहे हैं तो अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा होगा। तो एंगल अगर बहुत छोटा होता है तो एंगल बहुत छोटा होता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसमें कि अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा की वैल्यू लगभग टैन थीटा के बराबर होती है, और इसी की वैल्यू थीटा के बराबर सिंपली लिख सकते हैं इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है, अगर एंगल बहुत स्मॉल होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू टैन थीटा के बराबर होगी, और टैन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होगी। लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू सिंपली 1 होती है। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा तो मजा आ जाएगा, और हर जगह ये काम में आता है। ऑप्टिक्स में कई जगह लगता है, लेंस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला, हर जगह स्फेरिकल फॉर्मूला। जब भी प्रूफ करेंगे तो ये हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा, है ना। तो एक बार याद रखिएगा कि एंगल बहुत अगर स्मॉल हो, मैथ वालों को बताने की जरूरत नहीं है, वो तो जानते ही हैं, है ना। बायो वाले के लिए स्पेशली कि अगर एंगल बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा की वैल्यू टैन थीटा के बराबर, टैन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। जब थीटा बहुत स्मॉल हो तब 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं इधर, इसको मैं मिटा देता हूं, अब इसका कोई काम नहीं, इसको मैं मिटा दिया। अब अगर आप ध्यान से देखिए, तेजी से मैं प्रूफ करता हूं कि इस वाले ट्राइंगल में देखो, कौन से ट्राइंगल में, ये मतलब OMC। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OMC वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो ये अल्फा है, ये थीटा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये थीटा है, ये बीटा है। कसम है तुम्हें दो अंदर वाले एंगल की, तुम बाहर वाले के बराबर होगे, ये तुमने क्लास 10 में पढ़ा है। हर ट्राइंगल के अंदर वाला 2 एंगल
बाहर वाले के बाहर बराबर होता है, एक्सटीरियर थ्योरम ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। फिर ध्यान से अगर तुम देखो तो ये एक ट्रायंगल और दिखा हमको, CIM, इन ट्रायंगल CIM ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें क्या होगा, फिर से ये गामा क्या है, ये बाहर वाला कोण है, तो बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा। तो ये बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, गामा। तो थीटा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वल कर दो। जैसे दोनों को इक्वल करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस में बीटा। अच्छा जी, बीटा इधर प्लस हो जाएगा, अल्फा उधर जाके भी प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। हेंस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, then we can write alpha as a tan alpha, gamma as a tan gamma and beta is as a tan beta। तो अल्फा को मैंने क्या लिखा, अल्फा को मैंने लिखा tan अल्फा, प्लस मैंने क्या लिखा tan गामा, बराबर क्या लिखा 2 इंटू tan बीटा। बीटा को मैंने 2 इंटू tan बीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें tan अल्फा कहां है, ये क्योंकि NP को अगर मैं निगलेक्ट कर चुका हूं तो N को मैं P मान सकता हूं, सिंपल सी बात है, क्योंकि N और P बहुत पास होंगे, तो ये डिस्टेंस निगलेक्ट हो चुका है। तो ये वाले ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये हाइट मैं मान लेता हूं ये h है, तो साइन के साथ सब कुछ रखेंगे। tan अल्फा बराबर क्या हो गया, tan अल्फा बराबर हो गया h अपॉन में माइनस में u, सॉरी h अपॉन में u होगा, बेसिकली h अपॉन में u होगा, लेकिन u लेफ्ट साइड में है तो माइनस में रखेंगे। तो क्या रखेंगे, h अपॉन में माइनस में u, साइन के साथ रख दिया मैंने क्योंकि फॉर्मूला में चाहता हूं, फॉर्मूला निकालना चाहता हूं, प्लस में tan गामा, ये h अपॉन में v हुआ, लेकिन साइन के साथ रखेंगे तो h अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस में v इज इक्वल टू 2 इंटू tan बीटा, ये h अपॉन में ये पूरा डिस्टेंस कितना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके n तक या फिर p तक, एक ही बात है, तो कितना हो जाएगा r। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, h अपॉन में माइनस में r। ध्यान से देखो तो h कट गया, माइनस भी कट गया। अगर जैसे ही कटा वैसे ही आ गया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, दिस इज द मिरर फॉर्मूला, प्रूव हो गया। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो 2 को पलट दे नीचे, जैसे 2 को नीचे पलटेंगे तो r/2 हो जाएगा, और अगर r/2 हो जाएगा तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं इस बात को कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू कितना होता है, 1/f। ठीक है जी, तो जल्दी से इसे नोट करें, तो फिर मैं आगे इसके अच्छे न्यूमेरिकल्स लेता हूं। आज ये मैग्निफिकेशन इसको खत्म करेंगे, ठीक है, जल्दी करो।